गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर वैल्यूएशन का, वैल्यू ऑफ सप्लाई का। इस चैप्टर में से अक्सर 5 या 6 नंबर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है जो कि बहुत आसान होता है, फ्री के नंबर होते हैं उसमें। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लूं आपका। लास्ट क्लास हमने की थी कंपोजिशन लेवी। इस कंपोजिशन लेवी की चैप्टर में बहुत सारे लोगों को कुछ क्वेरी आ रही थी, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है ताकि आपकी क्लैरिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाए। जिन्होंने चैप्टर कर लिया है वो उसको ध्यान से सुनो, जिन्होंने नहीं करा वो पहले वाली वीडियो देख के फिर आप इसको समझना। तो कंपोजिशन लेवी के अंदर मेन मेन बातें आपको बता रहा हूं मैं दोबारा से। एक होता है एलिजिबिलिटी टेस्ट। एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है हमेशा किसके ऊपर? टर्नओवर के ऊपर। आपकी एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल में 1.5 करोड़ या 75 लाख है, पिछले साल में। लॉ में क्या है? प्रीवियस ईयर में। अब कई बार क्या होता है कि प्रीवियस ईयर की टर्नओवर आपको एग्जाम में दी नहीं होती या क्वेश्चन में नहीं दी होती, तो मजबूरी है, प्रीवियस ईयर की टर्नओवर नहीं है तो हम करंट ईयर की टर्नओवर को यूज करके एलिजिबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, जनरली हम एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए पिछले साल की टर्नओवर यूज करते हैं अगर क्वेश्चन में दी हुई है। अगर नहीं दी हुई है तो करंट ईयर की टर्नओवर को हम कंसीडर कर लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी टेस्ट। एलिजिबिलिटी टेस्ट हमारा सेक्शन 10(1) और 2 में जो दिया हुआ है गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विस के लिए, और प्रोवाइजो जो था हमारा गुड्स एंड मार्जिनल सर्विस के लिए, टर्नओवर के लिमिट 1.5 करोड़ और 75 लाख, इन दोनों के लिए गुड्स एंड रेस्टोरेंट सर्विस। प्रोवाइजो में क्या था? गुड्स एंड मार्जिनल अदर सर्विस। इनके लिए टर्नओवर की लिमिट रहेगी 1.5 करोड़ और 75 लाख। चेक करनी है प्रीवियस ईयर में। अगर प्रीवियस ईयर में टर्नओवर नहीं है तो शिफ्ट हो जाना है करंट ईयर में। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या नहीं आता ये आपको जानना जरूरी है। क्या नहीं आता? वो चीज नहीं आती जो कि सप्लाई नहीं है शेड्यूल 3 में, या सप्लाई नहीं है सेक्शन 7 में, वो नहीं आता, पहली बात। दूसरी बात, इंटरेस्ट की इनकम नहीं आएगी, डिस्काउंट की इनकम इस एग्रीगेट टर्नओवर में आपको ऐड नहीं करनी। तो ये बात होगी एलिजिबिलिटी टेस्ट की। तो एलिजिबिलिटी टेस्ट सेक्शन जो आपका 10 है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 है, जिसके अंदर बात कर रहे थे हम ओनली सर्विसेज के लिए। इसके अंदर एग्रीगेट टर्नओवर चेक करनी है 50 लाख से। 50 लाख अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर है, कौन से ईयर में? प्रीवियस ईयर में। अगर प्रीवियस ईयर की टर्नओवर नहीं है तो शिफ्ट हो जाना आप करंट ईयर में। अगर नहीं है तो शिफ्ट होना है, अदरवाइज प्रीवियस ईयर की टर्नओवर ही हमें चेक करनी है, करंट ईयर की नहीं करनी। अब सर एक एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था, बड़ा अच्छा सवाल था, कि 50 लाख की टर्नओवर के अंदर क्या गुड्स और सर्विस दोनों आ सकते हैं? क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर में सब कुछ आता है। तो पिछले साल की अगर है तो आपको गुड्स और सर्विस दोनों को ऐड करके 50 लाख की लिमिट चेक करनी है। बट अगर करंट ईयर में है, करंट ईयर में आपकी सिर्फ और सिर्फ सर्विस होनी चाहिए, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए प्रीवियस ईयर देखते हैं, और टैक्स पे करने के लिए, कंडीशन चेक करने के लिए हम करंट ईयर देखते हैं। अगर हमें इस कंपोजिशन लेवी में टैक्स निकालना है तो हमेशा करंट ईयर की टर्नओवर पे हम परसेंटेज जो भी गिवन है वो अप्लाई करेंगे। यहां परसेंटेज कितनी है? इन दोनों में परसेंटेज हमारी कितनी कितनी है? 1% मैन्युफैक्चर के लिए, 5% रेस्टोरेंट के लिए, और 1% ट्रेडर के लिए। यहां पे परसेंटेज ये है, और यहां पे परसेंटेज क्या है? यहां पे परसेंट है 6%। तो ध्यान रखना, आपको करंट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए टर्नओवर इन द स्टेट करंट ईयर लेना है, और एलिजिबिलिटी निकालने के लिए कि आदमी गरीब है कि नहीं है उसके लिए प्रीवियस ईयर लेना है। दोनों के दोनों स्कीम, तीनों स्कीम के अंदर अगर प्रीवियस ईयर टर्नओवर अवेलेबल नहीं है तो करंट ईयर की एग्रीगेट टर्नओवर लेनी है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट जो लोगों को क्लियर नहीं था, थोड़ा सा मैंने अभी और आपको आपसे अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। वैल्यूएशन का चैप्टर, जैसे मैंने बताया आपको, 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है, जो कि रहता है आपका प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा आपका। एक बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूं कि इस वीडियो में
मैं वैल्यूएशन का चैप्टर भी कवर करूंगा और साथ में आईसीआई के सिंपल सिंपल क्वेश्चन है वो भी मैं कवर करूंगा कि आईसीआई ने क्या क्वेश्चन पूछे हैं, तो उसका भी डिस्कशन मैं इसी वीडियो में साथ साथ में आपके साथ कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इस चैप्टर की भूमिका बना दूं, भूमिका, ताकि आपको चैप्टर आसान लगे। बच्चों वाला चैप्टर है ये, वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है प्रैक्टिकल, तो आपके लिए बहुत स्कोरिंग चैप्टर है ये। इसको अच्छे से कर लो, आपके 5-6 नंबर तो कंफर्म हो जाएंगे। इस चैप्टर में दो बातें इंपॉर्टेंट हम यूज करेंगे। एक हम यूज करेंगे कंसेप्ट को, या फिर कंसेप्ट बोल लो या फिर लॉ बोल लो। कुछ बात हम कंसेप्ट की करेंगे और कुछ बात हम करेंगे मैथमेटिक्स की। आप बोलोगे सर मैथमेटिक्स तो हमें अच्छे से आती है, आप हमें मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हो। मेरी मैथ तो वैसे ही बहुत बेकार है, मेरी मैथ में बहुत कम नंबर आते थे। तो मैथमेटिक का मतलब यहाँ बताऊंगा कि कहाँ पे मैथमेटिक इस क्वेश्चन में कैसे एग्जामिनर मैथमेटिक को प्ले करता है और आपका क्वेश्चन, आपका आंसर गलत कराने की कोशिश करेगा। तो कंसेप्ट की बात करेंगे और मैथमेटिक की बात करेंगे। सर मैथमेटिक में क्या है? मैथमेटिक में प्लस माइनस है, बस और कुछ नहीं है। प्लस माइनस करना आना चाहिए। कुछ जगह पे गलती करोगे आप क्वेश्चन में, वो मैं आपको अभी से लिखवा रहा हूं, कहां गलती करोगे आप। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो एग्जामिनर यूज करेगा आपको गुमराह करने के लिए, वो मैं आपको पहले से लिखवा देता हूं अभी एडवांस में ही, ताकि मैं मैथमेटिक की बात बाद में ना करें, हम सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करें। आपको जो एग्जामिनर है वो आपको ऐसे ऐसे वर्ड देगा, वो बोलेगा एक्सक्लूसिव, कोई बोल देगा प्राइस के अंदर एक्सक्लूसिव है, या वो बोल देगा प्राइस के अंदर बिफोर कंसिडरिंग, बिफोर कंसिडरिंग बिलो पॉइंट्स। वो कहेगा जी जो आपका प्राइस दिया है मैंने, उसके अंदर ये बिलो आइटम, जो बिलो आइटम क्या होंगी, चार्जेस होंगे, टैक्स होंगे, सब्सिडी होगी, डिस्काउंट होगा, वो कंसिडर नहीं किए हुए। अब मैं आपको इसको हिंदी में लिखवाता हूँ, हिंदी में इसका अर्थ मतलब क्या है वो आपको हिंदी में लिखवाता हूँ मैं, आप हिंदी में लिखना। इसका मतलब होता है कुछ भी ऐड और लेस, कुछ भी ऐड और लेस अभी नहीं किया हुआ। तो सोचोगे, आप सोचोगे ये तो छोटी सी बात है, आप क्यों बता रहे हो। आप एग्जाम एग्जाम जब करोगे ना तो आपको ये मेरी बात रियलाइज होगी कि इस वर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंस है। एक्सक्लूसिव लिखा हुआ है तो अभी ना तो कोई खर्चा ऐड किया हुआ, ना कोई माइनस वाली चीज यानी कि डिस्काउंट और सब्सिडी, ना वो लेस करी हुई ना वो ऐड करी हुई, ये इसका मीनिंग है। उसके बाद एग्जामिनर आपको एक वर्ड देगा, ये पहला पॉइंट हो गया जी। एक वर्ड वो दे सकता है आपको, इंक्लूसिव और आफ्टर कंसिडरिंग बिलो पॉइंट्स। इस तरह की टर्म एग्जामिनर आपको दे सकता है। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब होता है एड और लेस ऑलरेडी, ऑलरेडी हो चुका है। जो आपको फिगर दी हुई है उसमें से ऑलरेडी, उसमें ऑलरेडी ऐड है सारे खर्चे, ऑलरेडी उसमें से डिस्काउंट डिडक्ट हो चुका है, ये इसका मीनिंग है। और कुछ बात करेगा एग्जामिनर आपसे, एग्जामिनर आपको डिस्काउंट वर्ड पे थोड़ा सा घुमा सकता है। वो बोलेगा जी डिस्काउंट है परसेंटेज ऑन लिस्ट प्राइस। तो इसके लिए आप चेक करना हमेशा, जो आपका लिस्ट प्राइस आपके क्वेश्चन पेपर पे दिया हुआ है उसी पे आपको परसेंटेज निकालना है। तो आपका जो डिस्काउंट आएगा, डिस्काउंट आपका लगेगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस इनटू परसेंटेज। जो आपका एग्जाम लिस्ट प्राइस गिवन होगा उस पे आपको डिस्काउंट निकालना है। सब्सिडरी टैक्स वैक्स उसका नोट चेक कर लेना है, कि हमेशा आप चेक करोगे ऑलवेज
चेक नॉट गिवन बाय द एग्जामिनर। एग्जामिनर ने अगर इसके रिगार्डिंग कोई नोट दिया हुआ है तो उसको जरूर चेक करना, जल्दबाजी में आंसर मत देना। लास्ट पॉइंट जो मैथ का है, ये सब आपको बातें बता रहा हूँ मैथमेटिक की, इससे हमारे जीएसटी लॉ का कोई मतलब नहीं है। कभी सोचो सर आप कि ये जीएसटी लॉ पढ़ा रहे हो या हमारी मैथ पढ़ा रहे हो। एग्जाम में जब एग्जामिनर के पास सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं स्टूडेंट को चेक करने के, तो वो तरह तरह की टेक्निक अपनाता है स्टूडेंट को गुमराह करने के लिए। तो वो मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। एक चीज आपको देगा एग्जामिनर, वो कहेगा जी ये जो वैल्यू है, वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है। कोई वैल्यू है, या मान लो वैल्यू नहीं कहूंगा मैं, मान लो लेट फीस है, लेट फीस इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो आपको वैल्यू में ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको इंक्लूसिव, जो आपकी इंक्लूसिव वैल्यू है उसको डिवाइड करोगे 118% से और इंटू करोगे 100 से, तो आपकी आ जाएगी वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ये 18% तब लेना है जब आपका रेट 18 दिया हुआ है, और अगर एग्जाम में कोई रेट नहीं दिया हुआ तो आप अज्यूम हमेशा 18% ही करते हो। अगर 12 दिया हुआ है तो 112 होगा, 5 होगा तो 105 होगा। तो जो रेट आपको दिया हुआ है जीएसटी का उसको आप निकाल सकते हैं वैल्यू। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपके साथ कर ली, जहां पे एग्जामिनर मैथमेटिक्स आपके साथ मैथमेटिक्स प्ले करेगा और आपको थोड़ा सा गुमराह करेगा। इसको अलग से नोट कर लेना, इससे हमारे जीएसटी लॉ का कंसेप्ट का कोई लेना देना नहीं है। कंसेप्ट तो सिर्फ 10 मिनट में आप खत्म कर दूंगा मैं। 10 मिनट बाद आपको लगेगा आपको चैप्टर वैल्यूएशन का आ गया है। वैल्यूएशन के चैप्टर में कुछ भी नहीं है, समझते हैं हम वैल्यू क्यों निकालते हैं। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ये आता है जी, आप टैक्सेबल वैल्यू निकालो, या फिर ये भी आ जाता है कि आप जीएसटी पेबल निकाल के दिखाओ, जीएसटी लायबिलिटी निकाल के दिखाओ। जीएसटी निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, जीएसटी इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू इनटू जीएसटी रेट। जीएसटी का रेट, जो भी रेट है, एसजीएसटी एसजीएसटी का या सीजीएसटी का या फिर आईजीएसटी का जो भी रेट है वो आपको लगाना है। अब आपको कहां पहुंचना है, आपको वैल्यूएशन पे पहुंचना है, यहां आपको पहुंचना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वैल्यूएशन को निकालने के लिए आप किन किन चीजों को एक्सक्लूड करोगे। अभी मैं आपको थोड़ा एग्जाम का ज्ञान दे रहा हूं, एग्जाम का ज्ञान देने के बाद मैं आपको फिर लॉ का ज्ञान दूंगा। एक्सक्लूड क्या क्या करोगे, सबसे पहले ऑब्वियसली बात है, अगर हम जीएसटी निकाल रहे हैं, जिसको निकाल रहे हैं उसको तो हम कभी भी वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे। जिस चीज तक हम पहुंचना चाह रहे हैं, हम जीएसटी निकालने के लिए निकाल रहे हैं टैक्सेबल वैल्यू, और वही हम ऐड कर दें वैल्यू में, तो क्या ये कोई समझदारी होगी। तो जीएसटी को कभी ऐड नहीं करना, और जीएसटी के कोई सेस है उसको भी ऐड नहीं करना। और इन्होंने एक सर्कुलर निकाला, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स सेस को ऐड नहीं करना। ये सर्कुलर आया हुआ है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर इसको यूज कर सकता है। सेस के अंदर भी एग्जामिनर आपको घुमाएगा अलग अलग तरीके से, वो बोलेगा जी स्वच्छ भारत सेस है, एजुकेशन सेस है, हायर सेकेंडरी सेस है, कृषि कल्याण सेस है, वो सारे एक्सक्लूड नहीं होंगे। सिर्फ जीएसटी, जीएसटी का सेस और इनकम टैक्स का सेस अगर लिखा हुआ है तो वो आपको वैल्यू में ऐड नहीं करना। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आपको ऐड नहीं करना, जो अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं, नॉट सप्लाई, नॉट सप्लाई या फिर शेड्यूल 3 की आइटम्स, शेड्यूल 3 आइटम्स आपको ऐड नहीं करनी,
क्योंकि टैक्सेबल वैल्यू निकालने का पर्पस क्या है, जीएसटी निकालना। और जो चीज सप्लाई नहीं है शेड्यूल 3 में, जो सेक्शन 7 में सप्लाई नहीं है, वहां पे आपको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीएसटी लगेगा ही नहीं, तो आपको सप्लाई नहीं निकालनी। एक क्वेश्चन में एग्जामिनर ने यहां पे आपको टेस्ट किया है, उसने बीच में एक लाइन जोड़ दी। स्टूडेंट सोच रहे हैं ये तो ऐड होगा, इसको ऐड करके आ जाओ, फटाफट फटाफट आंसर आ गया। और बाहर आके पता लगा ये तो हमने गलती से ऐड कर दी, ये तो सप्लाई नहीं है। सप्लाई नहीं है तो वैल्यू में क्यों ऐड कर दिया आपने। दूसरा आपको एग्जामिनर टेस्ट करेगा, एग्जाम सप्लाई दे देगा बीच में, या फिर निल रेटेड सप्लाई दे देगा, या फिर नॉन टैक्सेबल सप्लाई दे देगा। तो वो भी आपको ऐड नहीं करना। सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए आपको वो ऐड नहीं करना। उसके बाद एग्जामिनर आपको और क्या देगा। तो ये मोटी मोटी बातें हो गई जो आपको एग्जामिनर देगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये 3 बातें ध्यान रखनी है आपको, कि आपको जीएसटी, सेस जीएसटी का और इनकम टैक्स का सेस आपको कभी भी ऐड नहीं करना। नॉट सप्लाई शेड्यूल 3 आइटम ऐड नहीं करना। एग्जाम सप्लाई, निल रेटेड और नॉन टैक्सेबल, ये आपको 3 चीजें कभी भी ऐड नहीं करनी जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब सर ये बताइए क्या हमें इसमें ऐड करना है, ये बताइए हमें क्या इसमें ऐड करना है। तो हम बात करते हैं इंक्लूड की। क्या इंक्लूड करना है, इसकी बात कर लेते हैं। एग्जाम में आपको सेक्शनों का थोड़ा यूज करना है इस चैप्टर में। यहां पे जो सेक्शन हमारा यूज होगा, यहां पे सेक्शन यूज होगा हमारा सेक्शन 7, सेक्शन 15, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहां पे यूज करेंगे सेक्शन, सॉरी, यहां पे हम यूज करेंगे सेक्शन की बात मैं करता हूँ क्योंकि कुछ बातें कुछ सेक्शन में लिखी हुई है, कुछ बातें कुछ सेक्शन में लिखी हुई हैं। अभी हम कर लेते हैं क्या हमें एक्सक्लूड करना है। क्या हमें इंक्लूड करना है, बहुत सारी बातें हमें इंक्लूड करनी है, बहुत सारी बातें हमें ऐड करनी है वैल्यू में। बट मैं अगर आपको उसका बताऊं क्रक्स, ओनली क्रक्स, तो आप यहां लिख लो सप्लायर की पॉकेट में जो जाना है या जाना था, जो सप्लायर की पॉकेट में जाना था उसको हम ऐड करेंगे, उसको हम ऐड करेंगे। पॉकेट से मतलब क्या है, जो उसको मिलने वाला है वो किसी भी रूप में मिलने वाला है, प्राइस के रूप में, फ्रेट के रूप में, इंसिडेंटल एक्सपेंस के रूप में, एमसीडी टैक्स के रूप में, या कोई जीएसटी के अलावा, सेस के अलावा कोई और टैक्स के रूप में उसको मिलने वाला है। ये तो बात हो गई थोड़ी सी एक्सक्लूड और इंक्लूड की। आप सोच रहे हो सर आप तो हमें रटवा रहे हो कि ये कर लो ये कर लो, सबके लॉजिक भी दूंगा। पहले मैं आपका एक कंसेप्ट डेवलप कर दूं कि क्या गलतियां बहुत होती हैं इस क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में, तो गलतियां ना हो इसलिए मैं पहले ही इसको लिखवा रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूँ। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ जो और इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो बच्चे गलती करते हैं, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं अलग कलर में देता हूं। सर हम निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं, ये जो निकाल रहे हैं हम ये निकाल रहे हैं आउटवर्ड सप्लाई। हम हमेशा आउटवर्ड सप्लाई की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे सेक्शन 15 में। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिख लो यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट लिख लो आप यहाँ पे, जो बड़े काम आएगा आपके। नोट क्या है, सप्लायर के खर्चे या सप्लायर की परचेज को इग्नोर कर देना। एग्जामिनर आपको घुमाएगा, वो बोलेगा जी एक सप्लायर है, उसने एक गुड्स बेचा, उसने फ्रेट इंकर्ड किया, उसने लेबर को पेमेंट करी, उसने सामान खरीदा, उसने ये करा, उसने वो करा।
अरे सप्लायर की खर्चों की बात आप क्यों कर रहे हो हमारे से? क्या हम सप्लायर के खर्चे की बात कर रहे हैं? हम तो उसकी डेबिट साइड की बात कर ही नहीं रहे, हम तो रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, उसके पीनल की क्रेडिट साइड की बात हम कर रहे हैं। खर्चों को बीच में आप क्यों लेके आ रहे हो? तो एग्जामिनर आपको जानबूझ के खर्चे देगा, सप्लायर ने ये खर्चा कर दिया, सप्लायर ने ये कर दिया, सप्लायर के खर्चे को इग्नोर कर देना। हमें सप्लायर के खर्चे से कोई लेना देना नहीं है। अगर उसने कोई टोल टैक्स चार्ज करा है और वो कह रहा है जी पहले टोल टैक्स उसने पहले पे करा गवर्नमेंट को, बाद में चार्ज करा रेसिपेंट से, तो कोई बात नहीं, पे करा हुआ उससे हमें मतलब नहीं है। हम तो ये देखेंगे उसकी पॉकेट में जा क्या रहा है, पीछे वो क्या दे के आया है, पीछे वो क्या खर्च किया है, उससे क्या मतलब है। हम तो ये देखेंगे कि सप्लायर की पॉकेट में अब क्या जा रहा है, जो जा रहा है उसको हम ऐड करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे सर टैक्स तो वो सप्लायर बेचारा गवर्नमेंट को दे रहा है, उसकी वैल्यू में ऐड क्यों करवा रहे हो? अरे जो जो खर्चा उसका हो रहा है उससे मतलब ही नहीं है, हम तो वैल्यूशन कर रहे हैं। किसकी? आउटवर्ड सप्लाई की वैल्यूशन कर रहे हैं, तो हम जो उसकी पॉकेट में जाने वाला है वो सब कुछ हम ऐड करेंगे। ये बातें हो गई कुछ काम की। अभी मैंने एक्सक्लूड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं ऐड करने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर सर्कुलर भी आया हुआ है। लास्ट पॉइंट, डिस्काउंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जामिनर चेक करेगा, क्योंकि इसके ऊपर भी एक सर्कुलर आया हुआ है, लेटेस्ट सर्कुलर आया हुआ है जो हमें पढ़ना है। डिस्काउंट क्या होता है सर? डिस्काउंट पार्ट को थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करो अच्छे से। ये हमारा हो गया पेज नंबर 1। बस 5 मिनट बाद ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरी तरफ से। उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे, कंसेप्ट में कुछ रहेगा नहीं। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट जो होता है वो या तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया जाता है। मतलब जो सप्लाई से पहले आपने डिस्काउंट दे दिया, जो आपके इनवॉइस पे रिकॉर्ड हो गया, आपने जो इनवॉइस काटा, रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, जो आपके इनवॉइस पे रिकॉर्ड हो गया, गवर्नमेंट ने बोला उस डिस्काउंट को तो हम हमेशा हमेशा डिडक्ट करेंगे वैल्यू निकालने के लिए, हमेशा डिडक्ट करेंगे, क्योंकि वो डिस्काउंट तो सप्लाई से पहले ही एस्टेब्लिश हो गया। अगर कोई डिस्काउंट बाद में दिया गया है, पोस्ट सेल या पोस्ट सप्लाई, तो गवर्नमेंट ने यहां दो शर्तें लगाई। पहली बात, ये एग्री होना चाहिए, एग्रीड बिफोर सप्लाई। सप्लाई करने से पहले ये आपका एग्री होना चाहिए, किसके साथ? सप्लायर और रेसिपिएंट के साथ। दूसरी बात दूसरी बात यह है कि एग्री होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि ये इसका जो आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो रिवर्स कर दिया हो बाय रेसिपेंट। आईटीसी उसका रिवर्स कर दिया हो रेसिपेंट ने, क्योंकि डिस्काउंट देने की वजह से फ्यूचर में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक इनवॉइस काटा, मैं हूं सप्लायर, मैंने कहा जी 100 रुपए का इनवॉइस है, उसके ऊपर डिस्काउंट है 10 रुपए, तो मेरी वैल्यू हो गई 90 रुपए। 90 रुपए पे मैं लगाऊंगा, मान लो सीजीएसटी एसजीएसटी, तो मैं टैक्स लगा दूंगा 9% और 9%। ये हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, 100 रुपीज 900 रुपये, तो ये हो जाएगा आपका 8.1 और 8.1। तो ये आपका टैक्स हो जाएगा। ये जो डिस्काउंट है, ये आपने
कब रिकॉर्ड कर लिया? जब आपने अपना इनवॉइस बनाया तभी आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया। मैं केस टू लेता हूं दूसरा। केस टू दूसरा है, मैंने इनवॉइस बनाया और मैंने कहा जी मेरा 1000 रुपए का गुड्स है, उसके अंदर डिस्काउंट जो है ना, मैं अभी नहीं दे रहा आपको डिस्काउंट। मैं डिस्काउंट आपको अभी नहीं दे रहा, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा कितना कितना आपका 90 रुपए, या आप सॉरी 81 रुपए होगा, 81 रुपए और 81 रुपए। तो ये आपका हो जाएगा आपका 90 रुपए और 90 रुपए। तो ये जो मैंने टैक्स अब जो दिया है वो मैंने कम दिया है यहाँ पे, ये यहाँ कम टैक्स दिया था, यहाँ ज्यादा टैक्स दिया है मैंने, क्योंकि डिस्काउंट मैंने अभी लेस नहीं किया। डिस्काउंट मैंने आज की डेट में लेस नहीं किया, क्योंकि मुझे डिस्काउंट अभी पता नहीं है फ्यूचर में होगा डिस्काउंट। एग्री मेरा आज हो गया डिस्काउंट की मुझे डिस्काउंट देना है फ्यूचर में, बट एग्री आज हो गया, बट ये डिस्काउंट हमें फ्यूचर में जाके मिलने वाला है। कुछ टर्म कंडीशन होती है कि डिस्काउंट मैं फ्यूचर में दूंगा अगर आप इतनी क्वांटिटी खरीद लोगे, डिस्काउंट में आपको फ्यूचर में दूंगा अगर आप मेरी पेमेंट 45 दिन में कर दोगे। तो अगर आपका पहले से एस्टेब्लिश हो गया है, और आईटीसी इसका रिवर्स कैसे होगा मैं बताता हूं आपको। अब क्या है, डिस्काउंट आपको मिलेगा, तो ये जो सप्लायर है और ये रेसिपेंट है, अब डिस्काउंट मिलेगा तो वैल्यू कम करनी है हमारे को। वैल्यू हम बैक डेट से कम तो कर नहीं सकते वैल्यू। तो रेसिपेंट क्या करेगा, यहाँ पे एक क्रेडिट नोट इशू होगा, क्रेडिट नोट इशू होगा, क्रेडिट नोट इशू होगा। सप्लायर एक क्रेडिट नोट बनाएगा, वो कहेगा जी मेरी वैल्यू जो है ना वो होनी चाहिए थी 900, तो मुझे 100 रुपए का एक 100 रुपए से अपनी सेल कम करनी है। ये वाली जो सेल है मेरी, ये मुझे 100 रुपए से अपनी, ये वाली जो सेल है सॉरी, मेरी जो ये वाली सेल है, ये वाली जो सेल है मेरी, जो मेरी 1000 रुपए चले गई, ये मुझे 100 रुपए से कम करनी है फ्यूचर में। तो मैं इसमें से 100 रुपए से कम करने के लिए मैं अब इसमें क्या लगाऊंगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। कितना कितने रुपए, 9 रुपए और 9 रुपए। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर रेसिपेंट ने, आपने तो ये क्रेडिट नोट इशू कर दिया, सप्लायर ने क्रेडिट नोट इशू कर दिया, अगर रेसिपेंट ने इसका आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स नहीं करा, तो हम ये डिस्काउंट नहीं देंगे, हम इस डिस्काउंट को वैल्यू में नहीं देंगे। इस बात को मैं और अच्छे से समझाऊंगा आपको जब हम करेंगे अपने चैप्टर क्रेडिट नोट का, तब हम इसको और अच्छे से समझेंगे। अभी आप समझ लो कि कंडीशन ये है कि आईटीसी रिवर्स होना चाहिए रेसिपेंट के द्वारा, और वो डिस्काउंट पहले से एग्री होना चाहिए। अगर आपने डिस्काउंट दिया है सेल होने के बाद, तभी हम उसको वैल्यू में से कम करेंगे। तो ये हो गया डिस्काउंट की बात। अब डिस्काउंट के बारे में मैं और बात कर लेता हूं, जो मेन बात है इंपॉर्टेंट, अगर आपको एग्जाम में एक्सक्लूड कब करना है। एग्जाम में अब बात बता रहा हूं क्रक्स की। क्रक्स क्या है, अगर आपको डिस्काउंट एग्जामिनर ने दिया हुआ है और डिस्काउंट का कोई भी नाम हो, कोई भी नाम हो, नाम पे मत जाना एग्जाम में, कोई भी नाम दे दे आपको, ये वाला डिस्काउंट है जी, कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है, पोस्ट सेल डिस्काउंट है, कोई भी नाम दे दे, आपको क्या देखना है, अगर वो डिस्काउंट, अगर वो डिस्काउंट एस्टेब्लिश हो गया है, एस्टेब्लिश्ड बिफोर सप्लाई, अगर सप्लाई से पहले वो डिस्काउंट स्थापित हो गया है, मतलब एस्टेब्लिश हो गया है। एस्टेब्लिश होने के दो तरीके हैं, या तो आपने इनवॉइस पे रिकॉर्ड कर लिया हो, इनवॉइस, रिकॉर्डेड इन इनवॉइस, या तो आपने इनवॉइस पे रिकॉर्ड कर लिया हो, या आपने म्यूचुअली एग्री कर लिया हो, म्यूचुअली एग्रीड फॉर फ्यूचर डिस्काउंट, कि आप फ्यूचर में ये डिस्काउंट पास कर दोगे अगर कोई शर्त पूरी हो गई है। तो अगर आपका डिस्काउंट पहले से एस्टेब्लिश हो गया है, तो वो हमेशा एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है वैल्यू निकालते टाइम। अगर पहले से एस्टेब्लिश नहीं हुआ तो आपको एक्सक्लूड नहीं करना। अगर बाद में अगर बाद में डिस्काउंट मांगा है, एग्जांपल देता हूं मैं आपको, हमारा एक बायर है, वो हमारे पास आया, हमने उसको गुड्स बेच दिया, हमारी कोई बात नहीं हुई डिस्काउंट की। थोड़े टाइम बाद कोविड आ गया और उसने बोला जी मैं पैसे देने के लायक नहीं हूं, मैं आपको
100 रुपए नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको 90 रुपए दे देता हूँ, मुझे आप कोविड के वजह से डिस्काउंट इशू कर दो थोड़ा सा। तो मैंने कहा जी ये बात तो पहले हुई नहीं थी हमारी, ऐसी बात नहीं हुई थी, तो क्या हुआ, बात ना तो हमारी इनवॉइस पे हुई थी, ना हमारी एग्री हुई थी। तो हमने कहा जी इस तरह का डिस्काउंट अगर आपने फ्यूचर में दिया है तो वो आपके वैल्यू में से एक्सक्लूड नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके लिए आप जो क्रेडिट नोट इशू करेंगे वो विदाउट जीएसटी वाला करोगे। ये बात आपको थोड़ी समझ नहीं आई होगी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपको समझाऊंगा मैं क्रेडिट नोट वाले चैप्टर में। तो अभी आप समझ लो कि अगर डिस्काउंट एस्टेब्लिश हो गया है सप्लाई होने से पहले तो ही वो लेस करना है, एस्टेब्लिश नहीं हुआ किसी भी कारण से तो उसको एक्सक्लूड नहीं करना। तो ये बात हो गई हमारी डिस्काउंट की, और ये चैप्टर हमारा हो गया जी क्लोज। सर मजाक कर रहे हो क्या? मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ, मैं पढ़ाई के मामले में मजाक नहीं करता। आपका चैप्टर क्लोज हो गया है जी। अब हम चैप्टर को समझते हैं क्वेश्चन से, और आपको सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे बड़ी आसानी से, क्योंकि एक बार मैं आपको लॉ पढ़वा देता हूँ, लॉ में क्या लिखा हुआ है, लॉ को और पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन हमारा आराम से निकल जाएगा, आराम से। बहुत आसान चैप्टर है ये। वैल्यू ऑफ सप्लाई shall be transaction value, वैल्यू ऑफ सप्लाई shall be transaction value। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है सर, लिख लो, ट्रांजैक्शन वैल्यू इज इक्वल टू, ट्रांजैक्शन वैल्यू इज इक्वल टू प्राइस इन मनी। अगर प्राइस इन मनी, प्राइस इन काइंड है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ मनी में ही आपको पैसा देना है तो ही ट्रांजैक्शन वैल्यू उसको बोलेंगे। विच प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, मतलब उधार में अगर आपने गुड्स बेचा है तो भी वैल्यूएशन सेम तरह से होगी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाए जी हमने किसी गुड्स को बेचा क्रेडिट के ऊपर, तो बताओ वैल्यूएशन क्या होगी, वैल्यूएशन के रूल सेम रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। फॉर सेट सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर अनरिलेटेड। ये कह रहे हैं जी आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू तभी लेनी है जब दो बातें पूरी हो, ये दो शर्तें पूरी हो। दो शर्तें पूरी होंगी, पहला सप्लायर और रेसिपिएंट आपस में रिलेटेड नहीं है, मतलब हमने पढ़ा हुआ है सर व्हाट इज रिलेटेड पर्सन, ये हम पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी। प्राइस इज नॉट सोल कंसिडरेशन, प्राइस इज सोल कंसिडरेशन, मतलब प्राइस के अलावा मनी और काइंड हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, काइंड को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ मनी को इन्वॉल्व करेंगे। पहली बात, सप्लायर और रेसिपिएंट आपस में संबंधित नहीं होने चाहिए, और दूसरा आपकी प्राइस के अंदर मनी के अलावा काइंड नहीं होना चाहिए। अगर ये दो बातें पूरी हो जाती हैं तो हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को मान लेते हैं वैल्यू। तो अगर इनमें से कोई एक बात पूरी नहीं होती तो हमें जाना पड़ेगा वैल्यूएशन रूल में, और वैल्यूएशन रूल आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, तो एग्जामिनर आपको सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 में चेक नहीं करेगा। हम बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। ये सबसेक्शन आपको लर्न करना है, एग्जाम के लिए आपको लर्न करना है, और एग्जाम में जब आप अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके आएंगे अटेम्प्ट, इस सेक्शन का रेफरेंस आपको देना पड़ेगा, उसका आधा नंबर होगा। एनी टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस, चार्ज under any law, under any law other than GST, other than Compensation Act, charged by supplier। उसके बाद बोला जी इनकम टैक्स को भी आप ऐड नहीं करोगे। इन्होंने बोला जी आपको कोई भी टैक्स एग्जाम में आ जाए, एनी टैक्स, सारे के सारे टैक्स वैल्यू में ऐड होंगे, बट कंडीशन क्या है, वो टैक्स चार्ज किए हों, चार्ज बाय सप्लायर। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जी हमने एक टैक्स पे करा बट वो चार्ज सप्लायर ने बिल में नहीं लगाया, सप्लायर ने बोला मैं इसको बिल में चार्ज नहीं कर रहा, जब उसकी पॉकेट में जाना ही नहीं है, सप्लायर की पॉकेट में नहीं जाना, तो आप उसको वैल्यू में ऐड मत करके आना, क्योंकि ये तो रटाफिकेशन हो गई जी, कोई भी टैक्स होगा हम ऐड करके आ जाएंगे। आपको ऐड ऐसे नहीं करना, जब सप्लायर ने वो टैक्स चार्ज करा है तभी उसको ऐड बैक ऐड करके आना है। इनकम टैक्स सेस आपको ऐड करके आना है। अच्छा, एग्जाम में कोई भी टैक्स आ जाए, कोई भी टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, म्युनिसिपल टैक्स, टोल टैक्स,
हर टैक्स आपको ऐड करना है, बस जीएसटी को छोड़ के, जीएसटी का सेस छोड़ के और इनकम टैक्स का सेस छोड़ के, इन तीनों को छोड़ के सब कुछ आपको ऐड करके आना है अगर वो चार्ज किया गया है तो। ये तो होगी सर पहली बात। क्या हमें ये सेक्शन के साथ क्लॉज याद करने हैं? याद नहीं रहेंगे तो मत करना, अगर रहते हैं तो कर लो, वैसे मैं एडवाइस करूंगा आप इस क्लॉज को याद ना करो। उसके बाद है दूसरा पॉइंट हमारा, क्लॉज नंबर बी। क्लॉज नंबर बी क्या कहता है देखते हैं। एनी अमाउंट द सप्लायर इज लायबल टू पे in relation to supply but which has been incurred by recipient of the supply will not be included in the price। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लाइव एग्जांपल। एक बंदे के घर में शादी का फंक्शन था और उसकी बुआ उस घर में आई। वो फंक्शन से पहले ही आ गई। उसने पूछा आपने खाने में क्या क्या बनवाया है भाई? तो बताया जी खाने में हमने 4 तरह की सब्जी बनवाई है, चाउमीन बनवाई है, हलवा बनाया है, ये बनवाया है, ये बनवाया है। तो कहते हैं पिज्जा बनवाया है, पिज्जा। तो हमने इस हलवाई को या वेटर को ठेका दिया, मान लो 5 लाख रुपए का, और हमने इससे आइटम आइटम ले ली सारी कि इस 5 लाख में क्या क्या आइटम इंक्लूड होगी। हमने इसको बोला था जी हमारी खास फरमाइश है, हमारी खास फरमाइश है कि आप साथ में पिज्जा जरूर रखोगे, पिज्जा रखोगे आप। ये हमारा एग्रीड हो गया था सप्लायर के साथ। लास्ट मोमेंट पे जब हम पहुंचे तो आपको पता होगा हलवाइयों को तो काम होता है लास्ट मोमेंट पे ये ला दो जी, वो ला दो जी, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। तो वो हलवाई कहता है जी कि पिज्जा वाली फैसिलिटी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा आज, क्योंकि मैं पिज्जा नहीं ले पाया, क्योंकि किसी कारण से पिज्जा नहीं हो, हम लाके नहीं ला पाए। तो रेसिडेंट ने बड़ा बोला कि यार पिज्जा के बिना तो बड़ी काम खराब हो जाएगी, मेरी बुआ नाराज हो जाएगी। और बुआ ऐसी है जो किसी से डरती नहीं है, शेड्यूल सप्लाई में पढ़ा था हमने, बुआ है अपने पापा से नहीं डरती क्योंकि वो बिजनेस की सुनती नहीं है। तो बुआ नाराज हो जाएगी, तो पिज्जा तो हमें कहीं से लाना ही पड़ेगा। अब ये पिज्जा लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यूचुअली एग्री हुई थी सप्लायर के ऊपर। अब सप्लायर कह रहा है कि मैं तो ला नहीं पाऊंगा जी, एक काम करो आप इसका जो खर्चा है ना, मान लो 10,000 रुपए, ये 10,000 रुपए आप मार्केट से ले आओ और आप मार्केट से लाके इसको पे कर दो, हम इसको आपको पे कर देंगे। तो इस तरह का जो खर्चा है जो कि सप्लायर को पे करना था, सप्लायर को पे करना था, ये हमारे को हमने रेसिडेंट से पे करवा दिया, उसकी पॉकेट में ये जाना चाहिए था। एक्चुअली में अब जो बिल चार्ज करेगा सप्लायर, जो बिल चार्ज करेगा वो कहेगा जी 5 लाख, क्योंकि 10,000 रुपए का जो मैंने पिज्जा नहीं दिया वो बिल चार्ज करेगा, एक्चुअली बिल वो चार्ज करेगा, वो चार्ज करेगा आपका 44,90,000 ये चार्ज करेगा। तो हम दोबारा से इस पिज्जा को ऐड करेंगे, हम कहेंगे जी पिज्जा के पैसे आपसे एग्री हुए थे, तो एक्चुअली में आपको 5 लाख का ही बिल देना है। तो एग्जाम में हम डिपेंड करता है हमें क्या करना है। अगर एग्जाम में आपको ये वाली फिगर दी हुई है 5 लाख, तो हम इस तरह का खर्चा ऐड नहीं करके आएंगे दोबारा। बट अगर आपको फिगर दी हुई है ये वाली कि हमने बिना इस तरह के खर्चे को ऐड करके वैल्यू निकाल रखी है एग्जाम में, तो हम कहेंगे जी ये जो 10,000 रुपए हमने खर्च करे हैं, ये 10,000 रुपए हमने सप्लायर के बिहाफ पे खर्च करे हैं, तो ये वैल्यू में ऐड होंगे, और वैल्यू में ऐड होंगे तो इसको हम ऐड करके आएंगे। इसकी और क्लैरिटी में लूंगा अपने इस क्वेश्चन से। ग्रैंड बिज कॉन्ट्रैक्ट्स मिस्टर एबीसी कंपनी टू कंडक्ट अ डीलर मीट। इनकी एक डीलर मीट है, मतलब एक पार्टी है, और ग्रैंड बिड कॉन्ट्रैक्ट with its vendor to deliver goods services like water, soft drink, audio system, projector, catering and flowers। तो एबीसी कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि अभी हमारे को ये सारी फैसिलिटी चाहिए, वाटर ड्रिंक ड्रिंक सबकी फैसिलिटी चाहिए हमारे को। उसके बाद वेन्यू पे क्या हुआ, ग्रैंड विज इज लायबल टू मेक दिस पेमेंट एज कॉन्ट्रैक्टेड। सॉफ्ट ड्रिंक सप्लायर वांट पेमेंट अपॉन डिलीवरी। सॉफ्ट ड्रिंक वाला बंदा कह रहा है जी मुझे पेमेंट पहले दो आप, मैं डिलीवरी तभी दूंगा जब मुझे पेमेंट मिल जाएगी। ये सारी पेमेंट देनी सप्लायर को है, बट क्या हुआ एंड मोमेंट पे रेसिपेंट को बोला जा रहा है कि आप पेमेंट करो नहीं तो मैं डिलीवरी नहीं दूंगा। सप्लायर तो अपने घर बैठा हुआ है,
फंक्शन रेसिपिएंट का है, तो फंक्शन पे एक सॉफ्ट ड्रिंक वाला आया, कह रहा जी पेमेंट दो मेरे को। पेमेंट तो हमने कहा आप उससे लो, उसने ठेका लिया है, आप हमारे से पेमेंट क्यों मांग रहे हो? तो वो कह रहे जी वो तो घर पे है भी, उससे पेमेंट आप पेमेंट दे दो उसके बिहाफ पे। तो हमने सॉफ्ट ड्रिंक का जो पेमेंट है, ये हमने सॉफ्ट ड्रिंक वेंडर को ये पेमेंट हमने कर दी, किसके बिहाफ पे? सप्लायर के बिहाफ पे कर दी। और इस सॉफ्ट ड्रिंक की उसने बिल नहीं करी। मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे एग्जांपल में, क्योंकि उसने जो बिल किया यहाँ पे, वो अब सप्लायर ने 4,90,000 का ही बिल दिया होगा, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक की पेमेंट डायरेक्टली रेसिपिएंट ने पे कर दी उस सॉफ्ट ड्रिंक वाले को। सप्लायर का यहाँ कोई रोल नहीं है। बट हालांकि सॉफ्ट ड्रिंक हमारे एग्रीमेंट का पार्ट था। इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे ये है कि हमारे एग्रीमेंट का पार्ट था सॉफ्ट ड्रिंक, इसलिए हम अब ये 4,90,000 रुपए में जो सॉफ्ट ड्रिंक की पेमेंट हमने करी है 10,000 रुपए, इसको ऐड कर देंगे कि हमारे एग्रीमेंट का पार्ट था, वैल्यूएशन में ऐड होगा। तो ध्यान रखना, however it will be added to the value of services, क्योंकि सप्लायर ने अगर चार्ज कर लिया होता ये 10,000 रुपए, तो हम दोबारा ऐड नहीं करते। बट उसने ऐड नहीं करा, इसलिए हम उसको ऐड करेंगे क्योंकि हमारे एग्रीमेंट का पार्ट था। यहां पे लिख लो खतरा। मैं कुछ जगह पे खतरा बनवाता हूं, ये खतरे वाला पॉइंट है। ये वाला बस एक ही पॉइंट है जहां पे थोड़ा सा आप कभी अटक सकते हो। अगर अटकोगे तो मुझे कॉल कर लेना या मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे बस एक पॉइंट ऐसा है एवोल्यूशन में जहां पे स्टूडेंट अक्सर अटक जाते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंस है जो कि उसकी पॉकेट में गए हैं, सप्लायर की पॉकेट में गए हैं, वट एवर नेम होल्ड, कह रहे नाम पर मत जाओ। एग्जाम में कोई भी ऐसा खर्चा है जो कि सप्लायर ने चार्ज करा है, मतलब उसकी पॉकेट में जाएगा, जो उसकी पॉकेट में जाएगा वो किसी भी नाम से हो, उसको हम ऐड कर देंगे। इट इज वेरी वेरी सिंपल, इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है। मैंने इसके एग्जांपल दिए हुए, कमीशन, पैकिंग, इंस्पेक्शन, इंस्टॉलेशन, सब कुछ आपको ऐड करना है। ये वेरी 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 सिंपल, ये सब कुछ आपको ऐड करना है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इंटरेस्ट की। कुछ सप्लायर कहते हैं जी हम आपको पेमेंट का टाइम दे रहे हैं 30 दिन का, अगर आपने पेमेंट टाइम पे नहीं करी तो हम आपसे इंटरेस्ट ले लेंगे या आपसे लेट फीस ले लेंगे। और लेट फीस दी मैंने, मान लो 10,000 रुपए, और ये 10,000 रुपए किसने दिए? ये 10,000 रुपए रेसिपिएंट ने दिए सप्लायर को। कब दिए? सप्लाई कंप्लीट होने के बाद। अब आपको एग्जाम में थोड़ा सा अपनी समझदारी लगानी है कि 10,000 रुपए हो सकता है, जैसे मैंने आपको नोट लिखाया था अभी, यहाँ नोट लिखाया था, याद करो अभी, हो सकता है ये लेट फीस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी हो। एग्जामिनर आपको बताएगा, या तो अगर वो नहीं बता रहा तो आप एक नोट उसको देके आ जाओगे। इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में बहुत सारे नोट भी आपको देने पड़ सकते हैं, गांधी जी वाले नोट नहीं, आपको वर्किंग नोट देने पड़ सकते हैं। तो आप बोलोगे जी इस लेट फीस जो आपने दी है मेरे को, इसके अंदर जीएसटी इंक्लूड मान के, मैं मान लूंगा इसमें जीएसटी इंक्लूड है, तो 10,000 रुपए मान लेता हूं, टैक्स का रेट 118% है, तो ये मेरा आ जाएगा, जो मेरा आएगा विदाउट जीएसटी। तो मुझे वैल्यू में ऐड करना है, हमेशा ध्यान रखना। जीएसटी, एक कसम खा लो आप, यहाँ पे कसम खा लो, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में, मैं आपको एक कसम कसम खिलवा रहा हूं, एक कसम, On it, किसी there's nothing in your music library. किसी भी I हालत didn't get that. Could you try में, again? किसी भी हालत में जीएसटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वैल्यू में ऐड मत करना। यहां पे जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया है, आप देखेंगे
ये 10,000 रुपए में अगर जीएसटी इंक्लूड है तो अगर मैं इसको वैल्यू में ऐड कर दूंगा मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको एक नोट देना पड़ेगा कि सर ये 10,000 रुपए जो लेट फीस मिल रही है मेरे को, इस लेट फीस में या इस इंटरेस्ट में जीएसटी का अमाउंट इंक्लूड नहीं है। मैं आपको ये अश्योर कर रहा हूं बाई नोट और बाई मेकिंग इट एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो ये आपका एग्जांपल है इंटरेस्ट लेट फीस का। आगे चलते हैं जी। एक कंसेप्ट है सब्सिडरी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस। कुछ जगह पे कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं या कुछ गवर्नमेंट होती है जो कि आपको आपके प्राइस पे या आपके, जैसे मान लो एक स्कूल है उसके अंदर कुछ एक कंपनी है, उसने बोला जी आपके पर यूनिफॉर्म पे 20 रुपए की सब्सिडी मैं आपकी अपनी तरफ से दूंगा। पर यूनिफॉर्म पे पर स्टूडेंट मैं दूंगा 20 रुपए की सब्सिडी। तो वो सब्सिडरी लेस नहीं होगी जब तक वो गवर्नमेंट की सब्सिडरी नहीं है। तो गवर्नमेंट की सब्सिडरी ही लेस होगी आपके क्वेश्चन के लिए, प्राइवेट सब्सिडरी लेस नहीं होगी। एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है समझने वाली, गवर्नमेंट के अंदर हमने पढ़ा था सेंट्रल प्लस स्टेट प्लस लोकल अथॉरिटी। इस वैल्यूएशन चैप्टर में लोकल अथॉरिटी को गवर्नमेंट नहीं मानेंगे। यहाँ पे वर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडरी जो कि प्राइस से लिंक है, यहां ध्यान रखना, जो प्राइस से लिंक हो उसको ही हम वैल्यूएशन में ऐड करेंगे। अगर कोई एनजीओ की सब्सिडरी है, कोई प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी है या कोई अदर सब्सिडरी है, उसको हम हमेशा वैल्यू में ऐड करके आएंगे। तो अगर पहले से डिडक्टेड है तो आपको ध्यान रखना है, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पे मैंने क्या लिखवाया था, अगर वो चीज पहले से इंक्लूसिव है मतलब पहले से डिडक्टेड है, दोबारा डिडक्ट करके मत आ जाना। एग्जामिनर बड़ा चालाक है, वो आपको बोलेगा जी ये सब्सिडरी ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, ये सब्सिडरी ऑलरेडी डिडक्टेबल है, तो दोबारा से उसको माइनस करके मत आ जाना। जो ऑलरेडी माइनस है उसको दोबारा माइनस नहीं करते। तो ये ध्यान रखना, सब्सिडरी को भी हम लेस करते हैं। उसके बाद है लास्ट में हमारा नॉट लास्ट बट नॉट लीस्ट एनी शैल नॉट इंक्लूड। ये ध्यान रखना सिर्फ ये डिस्काउंट के लिए है, ओनली फॉर डिस्काउंट। अगर आपका क्वेश्चन आएगा, आपको जब क्वेश्चन में आप आंसर दोगे तो कुछ भी ऐड लेस करने के लिए आपको लिखना है एज पर सेक्शन 15(2). क्लॉज लिखना ना लिखना आपकी मर्जी है, मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, आप क्लोज याद करो। एज पर सेक्शन 15(2) लिख के आओगे सबके लिए। और अगर डिस्काउंट की बात आएगी तो डिस्काउंट के लिए आप लिख के आओगे सेक्शन 15(3). बस ये बात आप ध्यान रख लेना एग्जाम में, इतना आपके लिए काफी है। तो डिस्काउंट की बात कर लेते हैं। डिस्काउंट में कह रहा है एनी डिस्काउंट, नाम पे मत जाना, नाम पे नाम पर मत जाओ। डिस्काउंट किसी भी नाम से हो, दो बातें पूरी होनी चाहिए जो हम पढ़ चुके हैं अभी। दो बातें कौन सी हैं जी? दो बातें हमने पढ़ ली है कि डिस्काउंट पहले से एस्टेब्लिश हो, डिस्काउंट पहले से एस्टेब्लिश हो। और पहले से एस्टेब्लिश दो तरीके से होता है, या तो आपके इनवॉइस पे रिकॉर्ड हो गया है या फिर आपने इनवॉइस लेवल पे उसको रिकॉर्ड नहीं करा बट आपने एग्री कर लिया कि आप फ्यूचर में डिस्काउंट दोगे और उसका आईटीसी भी रिवर्स कर दिया है रेसिपेंट ने। उस केस में हम ये डिस्काउंट को वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे, उसको एक्सक्लूड करके आएंगे। तो ये बात हो गई डिस्काउंट की। सिंपल सिंपल बात है जी। आफ्टर सप्लाई में क्या करेंगे हम? सिंपल सिंपल बात है, एग्रीमेंट होना चाहिए और आईटीसी रिवर्स कर दिया हो। ये दो बातें लिखी हुई हैं। यहां पे है एक सर्कुलर, जो सर्कुलर आया हुआ है वो डिस्काउंट पे आया हुआ है। बेसिकली दिस सर्कुलर फॉर डिस्काउंट ओनली। और इस सर्कुलर में सिंपल ये बातें लिखी हुई जो मैंने बताई आपको। डिस्काउंट के नाम पे आप मत जाना, या पढ़ लेना, बहुत सिंपल है ये। इसमें लिखा हुआ है कि डिस्काउंट चाहे कोई भी हो वो एक्सक्लूड होएगा, ऐड नहीं होगा। यहां पे भी लिखा हुआ है अगर डिस्काउंट पहले से एस्टेब्लिश है, डिस्काउंट अगर पहले से एस्टेब्लिश है, अगर वो पैरामीटर फुलफिल कर रहा है तो हम उसको लेस करेंगे। उसके बाद इसने बोला सेकेंडरी डिस्काउंट, जो पहले से नोन नहीं होते, जो पहले से नोन नहीं होते, तो उस तरह के डिस्काउंट को हम ऐड लेस नहीं करते अपनी वैल्यू निकालने के लिए।
तो ये बहुत सिंपल पॉइंट है, इसको सर्कुलर में लिखा हुआ है, इसको आप एक रीडिंग लगा के छोड़ देना, बट ये समझा दिया मैंने आपको। हमारा कंसेप्ट वही रहेगा, डिस्काउंट अगर रिकॉर्डेड है या म्यूचुअली एग्रीड है पहले से, तो ही उसको हम लेस करके आएंगे अपने एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। उसके बाद हमारे पास रूल्स हैं, वैल्यूएशन रूल, जो हमारे एग्जाम में नहीं है। और उसके बाद कुछ ऐसे केस हैं जो गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कि वैल्यूएशन कैसे निकाली जाए। उसके बाद है हमारी एक्सप्लेनेशन, जहां पे लिखा हुआ है रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं अपने चैप्टर में रिलेटेड पर्सन में, सप्लाई चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हम उसको कवर कर चुके हैं। अब हम करते हैं एग्जाम के क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, उस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन तो कुछ ऐसे हैं, कुछ एग्जाम में आए हुए हैं, फिर मैं आपको अलग से आईसीए के क्वेश्चन भी करवाऊंगा। आपको लग रहा होगा सर हमने सिर्फ 1 घंटे के आसपास ही वैल्यूएशन खत्म कर दिया इतनी आसानी से, इतना आसान चैप्टर है ये। चैप्टर बहुत आसान है, बट इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स की गेम अभी मैं आपको दिखाता हूं कैसे एग्जामिनर खेलता है। समृद्धि एडवर्टाइजर्स conceptualize and design advertisement campaign for a new product launched by Moon Limited। पहले आपको ये पहचानना होता है कि सप्लायर कौन है और रेसिपेंट कौन है। यहाँ पे सप्लायर है समृद्धि फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख। समृद्धि एडवर्टाइजर्स ओन्ड 20 लाख टू 20,000 टू इस वेंडर। कह रहे इनको 20,000 रुपए किसी को देने हैं। ध्यान रखना ये बात, ओन का और का मतलब होता है इनको ये पैसे किसी को देने हैं। समृद्धि को 20,000 रुपए किसी को देने थे अपने वेंडर को, इन रिलेशन टू एडवर्टीजमेंट सर्विसेज बाय इट्स मून प्राइवेट लिमिटेड। सच लायबिलिटी ऑफ समृद्धि वाज डिस्चार्ज बाय न्यू मून, यानी कि सप्लायर के पैसे रेसिपेंट ने पे कर दिए। सप्लायर को जो पैसे देने थे वो रेसिपेंट ने उसके बिहाफ पे कर दिए। अब मैं अज्यूम करूंगा कि जो ये पैसे दिए हमने, ये 5 लाख में ऑलरेडी एडेड नहीं है, ऑलरेडी एडेड नहीं है। अगर ऑलरेडी एडेड होते तो मैं दोबारा ऐड नहीं करता। तो ये उसके बाद उन्होंने बोला जी मून प्राइवेट लिमिटेड ने लेट कर दी पेमेंट, और लेट पेमेंट करने की वजह से 15,000 रुपए का इंटरेस्ट भी इनको दिया जा रहा है। 15,000 का इंटरेस्ट ये दे रहे हैं। अब सर ये क्या इंटरेस्ट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी रहेगा? ये तो सर हमें नोट देना पड़ेगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है कि नहीं है। क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, तो हम देखेंगे इसके ऊपर एक नोट देके आएंगे कि ये 15,000 रुपए में जीएसटी इंक्लूड है और इसको हम एक्सक्लूड करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, टैक्सेबल वैल्यू आपको निकालनी है। इसका मैं आपको आंसर दिखा देता हूं क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है बहुत। लेट मी शो यू द आंसर। मैंने कहा जी सर्विस चार्ज 5 लाख रुपए है, जो पेमेंट मैंने पे करी है वेंडर के बिहाफ पे, ये 20,000 रुपए ने ऐड कर दिए। सेक्शन 15(2) लिख के आना है आपको। उसके बाद यहाँ पे भी ये क्या है आपका इंटरेस्ट है, ये भी सेक्शन 15(2) के अंदर जो मैंने इंटरेस्ट पे करा है उसको मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है कि आप 15,000 रुपए को इंक्लूसिव भी मान सकते हो या फिर एक्सक्लूसिव भी मान सकते हो। आपको एग्जाम में एक नोट लेके आना पड़ेगा कि 15,000 रुपए, क्योंकि एग्जाम में यह इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि 15,000 रुपए में जीएसटी इंक्लूड है कि नहीं है। तो आप एक नोट देके आओगे कि ये मैंने अज्यूम किया है कि 15,000 रुपए में जीएसटी इंक्लूड नहीं है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन क्लियर नहीं है। आगे क्वेश्चन आएगा जहां पे क्वेश्चन आपको बताएगा कि 15,000 रुपए जीएसटी लगाने के बाद है, मतलब जीएसटी इसमें इंक्लूड है। उस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ये वाली, और आपको जीएसटी के बिना वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब मैं आपको थोड़ी सी बारीकी बताता हूँ, क्वेश्चन की बारीकियां। ये क्वेश्चन जो है ये आपका आया हुआ है मई 19 अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। लेट डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। ब्लैक व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू गुड्स सोल्ड बाय कलरफुल प्राइवेट लिमिटेड। मई के एग्जाम में क्वेश्चन आया था।
इस क्वेश्चन को समझते हैं। लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है या एड और लेस नहीं है, ना तो टैक्स ऐड है इसमें, ना तो टैक्स ऐड है, ना डिस्काउंट लेस हुआ यानी कि लेस अभी करना है। ठीक है जी। अगर यहाँ लिखा होता इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट, इसका मतलब कि इस प्राइस में डिस्काउंट भी लेस हो रखा है और टैक्स भी ऐड हो रखा है। तो ध्यान देना, लैंग्वेज बड़ी ध्यान से आपको देखनी है। तो 50,000 रुपए हो गए आपके, इसका मतलब इसके अंदर अभी हमें टैक्सेस और डिस्काउंट लेस करना पड़ेगा। टैक्स ऐड करेंगे, डिस्काउंट लेस करेंगे। उसके बाद टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी। तो म्युनिसिपल अथॉरिटी मतलब क्या होगा, ये टैक्स हो गया, इस टैक्स को भी हम ऐड कर देंगे। ये काम अभी मैं कहाँ कर रहा हूँ, रफ में कर रहा हूँ। उसके बाद जीएसटी, ओहो जीएसटी तो मैं कभी भी ऐड लेस नहीं करना, इसको मैं कर दूंगा इग्नोर। सर इग्नोर करके क्या इसका नोट देना है, या इग्नोर में ऐसे ही कर दूं, अपने माइंड में इग्नोर कर दिया हूं। एग्जामिनर को नहीं पता कि आप माइंड में इसको इग्नोर करके कुछ बताओ एग्जामिनर को, हाँ ये इग्नोर मैंने क्यों करा है, इसका लॉजिक हम बताएंगे नोट में। उसके बाद पैकिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस। कह रहा जी पैकिंग चार्जेस इस प्राइस में इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब ऐड करें क्योंकि ये इसकी पॉकेट में जा रहा है, सप्लायर की पॉकेट में जा रहा है, ये भी सप्लायर की पॉकेट में जा रहा है। आप बोलोगे सर ये तो गवर्नमेंट की पॉकेट में जा रहा है, बट गवर्नमेंट की पॉकेट में जा रहा होगा एक बार वो अलग बात है, अभी तो सप्लायर हमारे से चार्ज कर रहे हैं। तो ये ऐड होगा जी, ये ऐड होगा और ये इग्नोर होगा। इसका हम एक नोट भी देके आएंगे कि ये इग्नोर हमने क्यों करा है। उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड रिसीव 2,000 रुपीज एज सब्सिडरी, एनजीओ से ली है, और एनजीओ की सब्सिडी हम कभी भी लेस नहीं करते। ऑन सेल ऑफ गुड्स द प्राइस ऑफ 50,000 इज आफ्टर कंसिडरिंग, ओहो देखो वर्ड देखो कितना, आफ्टर का मतलब हो गया ऑलरेडी, लिख लो यहाँ पे, आफ्टर का मतलब क्या हो गया, ऑलरेडी डिडक्टेड है। मतलब ये सब्सिडरी ऑलरेडी 50,000 रुपए में से लेस की हुई है। क्या ये वाली सब्सिडी लेस करने का अधिकार हमारे को है, सेक्शन 15(2) में सिर्फ गवर्नमेंट सब्सिडी लेस करने का अधिकार है। इसका मतलब ये ऑलरेडी लेस है, तो हमें ऐड बैक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड बैक करना पड़ेगा क्योंकि ये गलत डिडक्ट कर दी आपने। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद इसने ऑफर किया है 2% का डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस है, अब लिस्ट प्राइस क्या है जी, ये ध्यान रखना, लिस्ट प्राइस क्या है, 50,000 रुपए। तो आपको जो डिस्काउंट लगाना है वो 50,000 रुपए का 2% ही निकालना है। बाकी दिमाग मत लगाना कि सर इसमें सब्सिडी लेस हो रखी है ऑलरेडी, तो सब्सिडी ऐड बैक करके तब लगाएंगे, ना 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 ना, ये गलती मत करना। उसने बोला जी लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट निकालना है, तो लिस्ट प्राइस जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसी के ऊपर आपको डिस्काउंट देना है। अगर वो कुछ बात और करता हमारे से तो हम समझते, अभी उसने सिंपल सिंपल लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट निकालने के लिए बोला है, वो सिंपल निकाल देंगे। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे एग्जाम में, ये मैं आपको करके दिखाता हूं। ये क्वेश्चन मैं आपको एक ही कराऊंगा तरीके से प्रैक्टिकली, बाकी सबके आंसर सेम होंगे ताकि आपको प्रेजेंटेशन क्लियर हो जाए एग्जाम में कैसे देनी है। तो हम कैसे करेंगे सर क्वेश्चन को, क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6। तो हम यहां लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन 6। ये मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम में कैसे आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आप लिखोगे ब्लैक इन व्हाइट, क्या निकालना है, टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है। क्या पूछा जी इसने, टैक्सेबल वैल्यू इसने पूछी है ब्लैक इन व्हाइट की। तो हम लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड, ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड की मैं टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे निकाल रहा हूँ। सर लाइनें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए एग्जाम में, क्या लाइनों के नंबर कटते हैं, लाइनों के नंबर कोई नहीं कटते, बट इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन।
अगर ये लैक्स में है तो लैक्स में लिखोगे, नहीं तो आप रुपीज में लिख दोगे। यहां पे शुरू करूंगा मैं। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट है जी, पहला पॉइंट है पहला पॉइंट है लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। मैं एज इट इज इसको कॉपी कर लूंगा, मैं लिखूंगा लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। सिंपल, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स कितना है जी? 50,000 रुपए। क्या इसके अंदर सब्सिडरी लेस ऑलरेडी हो रखी है? हो रखी है। उसकी बात हम करेंगे वन बाय वन करके। उसके बाद हम करेंगे ऐड। ऐड में क्या करेंगे जी? पहला, टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी। तो यहां पे लिखेंगे टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी। सर शॉर्ट फॉर्म अलाउड है? कभी कभी अलाउड है, टाइम आपके पास कम होगा तो आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, टाइम कम है तो। उसके बाद हम इसका रीजन भी देंगे, क्योंकि रीजन के बिना आंसर का कोई मजा नहीं है। आपको एग्जामिनर पूरे नंबर नहीं देगा। आप लिखोगे टैक्सेस shall be includable in value of supply other than GST, cess and income tax cess as per section 15(2)। ये मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दी साथ में कि मैंने इसको ऐड क्यों करा है। आप पता क्या करते? आप सिंपल सिंपल ऐड करके आ जाते और बोलते पूरे नंबर दे दो। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आधा नंबर इसका, आधा नंबर इसका और आधा नंबर इसका भी होता है। बिना एक्सप्लेनेशन के आपने ऐड कर दिया, आधा नंबर आपने गवा लिया। और उसी बच्चे के अगर मान लो 39 नंबर है, तो बताओ आधे नंबर का कितना बड़ी इंपॉर्टेंस है। आधा आधा नंबर आपके लिए जरूरी होता है। अब हम पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है इसने। जीएसटी एंड एसजीएसटी। यहां पे दोबारा से हम लिखेंगे एड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। यहां पे लिखेंगे निल। और फिर दोबारा लिखेंगे टैक्स ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड सेस shall not be included as per section 15(2)। आप बोलोगे ऐड नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ऐड नहीं करा। अब स्टूडेंट यहाँ पे गलती क्या करता है, वो मन में सोच लेता है यार ये तो ऐड होगा ही नहीं, इसको ऐड होगा ही नहीं, तो मैं इसको अपने क्वेश्चन में ऐड करूं क्यों, दिखाऊं क्यों, प्रेजेंट करूं ही क्यों। यहाँ पे भी इसका आपको आधा नंबर मिलेगा। ये ऐड ना करने का भी आधा नंबर इंस्टीट्यूट आपको, एग्जामिनर आपको देता है। उसके बाद है जी अगला पॉइंट, पैकिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस। तो आप ऐड करोगे पैकिंग चार्जेस और दोबारा लिखोगे सेक्शन 15(2) स्टेट्स टू इंक्लूड ऑल incidental expenses to be added in the value। मैं इसको ऐड कर दूंगा, 1000 रुपीज को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अब सर नंबर कैसे मिलेगा हमें? क्या एग्जाम सेंटर पे ऐसे नंबर लगाते रहे हम? ये तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ नंबर कैसे दिए जाते हैं। एग्जाम सेंटर पे ये नंबर नंबर का काम नहीं करना, ये तो अभी आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं। उसके बाद है जी अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है सब्सिडरी आपको जो मिली है
वो ऑलरेडी डिडक्टेड है, जबकि डिडक्ट नहीं होनी चाहिए थी। तो मैं करूंगा जी, इसको ऐड बैक करूंगा मैं, ऐड बैक, ऐड बैक। तो सब्सिडी बाई एनजीओ which is already deducted from price shall be includable as per section 15(2). कह रहे जो सब्सिडी आपकी एनजीओ की है वो आपकी एड बैक होगी, तो मैं उसको एड बैक कर दूंगा। कितना एड बैक करना है जी? 2,000 रुपए। तो मैं 2,000 रुपए को यहाँ पे एड बैक कर दूंगा। ये लो जी, आधा नंबर और मिल गया। आधा नंबर सिर्फ इसका नहीं मिला, इसका भी मिला है आपको। जो आपने लिखा है इसका भी आपको आधा नंबर मिलता है। आगे चलते हैं जी। अब बच्चे क्या गलती करेंगे, बच्चा क्या करेगा, दोबारा दोबारा लिखेगा, यहाँ पे टाइम वेस्ट करेगा अपना। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई बाय वाइट एंड ब्लैक, कोई जरूरत नहीं है फालतू टाइम वेस्ट करने की। यहाँ पे आप कंटिन्यूशन में चल रहे हो, आपको दोबारा रामायण लिखने की जरूरत नहीं है। शुरू करते हैं यहीं से। तो ये हो गया मेरा जी। अगला पॉइंट मेरा क्या है, डिस्काउंट की बात है। डिस्काउंट मेरा जीना है मेरा 50,000 रुपए पे। तो मैं लिखूंगा, अब यहां लिखूंगा मैं लेस डिस्काउंट एज पर सेक्शन 15(3) विच इज एक्सक्लूडेबल because it is recorded in the invoice before supply। या आपने रीजन भी दे दिया उसको कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। कैलकुलेशन आप यहां दिखाओगे, 50,000 का 2%, ये आप उसको दिखाओगे एग्जामिनर को। और ये आपको एग्जामिनर यहाँ पे, तो ये आपको डालना है 1,000 रुपीज। हमेशा आप एग्जाम में ध्यान रखना, ये हो गया आपका आधा नंबर। तो कितने नंबर कमा लिए मैंने? 1 2 3 4। ये क्वेश्चन तो 5 नंबर का है। आधा नंबर आपको यहां मिलेगा, आधा नंबर आपको अब कहां मिलेगा बताता हूं मैं आपको। तो फिर आप लगाओगे इसका टोटल, टोटल आपका जो भी आएगा, टोटल आपका लगाओगे, टोटल मेरा वो आएगा 57,000। आप लिखोगे लास्ट में वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। अब आप एक बार ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन करते हुए दोबारा इसको चेक कर लो एक बार। पहला मैंने बोला जी 50,000 रुपए, 50,000 रुपए मेरा लिस्ट प्राइस है, मैंने लिख लिया। उसके बाद टैक्स ये ऐड होगा, ये लिख लिया मैंने, इसका मैंने आपको रीजन भी दे दिया। उसके बाद ये कभी जीएसटी कभी ऐड नहीं होता, मैंने इसको जीरो कर दिया। पैकिंग चार्ज ऐड कर दिया मैंने। उसके बाद सब्सिडी मैंने ऐड बैक कर दी, क्योंकि वो लेस नहीं होती, क्योंकि वो गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं थी। और ये मैंने डिस्काउंट लेस कर दी। यहाँ पे थोड़ी गलती कर गया, यहाँ मेरे को एक निशान लगाना है माइनस का। तो माइनस निशान आ गया, ये आ गया 57,000 रुपए। ये मेरा आंसर हो गया। तो यहाँ पे जो आपका टोटल आएगा, टोटल का भी आपको आधा नंबर मिलता है। टोटल 5 नंबर इसमें इस तरह से एलोकेट होते हैं। तो जो आपने, मैंने आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन कराने का मेरा पर्पस था वो ये था कि ये रीजनिंग देना एग्जाम में जरूरी होता है। इन रीजनिंग के बिना आप अगर ऐड लेस करके आ गए एग्जाम में, तो आपको प्रॉपर नंबर नहीं मिलेंगे। दैट इज द मेन पर्पस कि मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया। क्वेश्चन बहुत सिंपल था। अब हम आगे वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलो जी, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कोई आगे क्वेश्चन आया है कोई? क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन को खाली समझ लेते हैं, बाकी हम कर लेंगे अपने आप, हम समझदार हैं। रेड पेपर, रेड पेपर दिल्ली रजिस्टर्ड सप्लायर मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल गुड्स प्रोवाइड टैक्सेबल इंटर। याद रखना, जब जीएसटी निकालना होगा तो आईजीएसटी निकालना पड़ेगा। ध्यान रखना, अगर उसने जीएसटी निकालने के लिए बोल दिया तो ध्यान रखना है, आप यहाँ पे आईजीएसटी निकाल के आएंगे 18% से।
लिस्ट प्राइस दिया हुआ है जो कि एक्सक्लूसिव है, ध्यान रखना इस वर्ड का, एक्सक्लूसिव है। ओके जी। सब्सिडी दी है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कि ऑलरेडी एक्सक्लूसिव है, मतलब एक्सक्लूसिव है तो हम इसको लेस करके आएंगे। ध्यान रखना अगर ऑलरेडी एक्सक्लूसिव है तो इसको लेस करना हमें बनता है, नहीं बनता? सर ये तो ऑलरेडी एक्सक्लूसिव है, मतलब ऑलरेडी ऑलरेडी डिडक्टेबल है। जब ऑलरेडी डिडक्टेड है तो क्या इसको दोबारा लेस करेंगे? ये गलती मत करना आप। मैंने आपको तभी लिखाया है ये ऑलरेडी ऑलरेडी डिडक्ट होके आ चुकी है सब्सिडरी, तो इसको दोबारा से माइनस नहीं करेंगे, इसको हम इग्नोर कर देंगे। क्या इग्नोर ऐसे ही कर दे हवा में? लिख के बताएंगे नोट में कि हमने इसको इग्नोर क्यों किया। हम लिखेंगे जी गवर्नमेंट सब्सिडरी इज एक्सक्लूडेबल फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 15(2) एंड इट इज ऑलरेडी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्राइस, सो हेंस हम उसको ऐड बैक नहीं कर रहे। दूसरी बात, सब्सिडरी रिसीव फ्रॉम एनजीओ, ये भी देखो ध्यान से देखो। इसने बोला है सब्सिडरी जो है, अच्छा इसने बोला है जो आपका ये लिस्ट प्राइस है इसमें टैक्स एक्सक्लूड है, सब्सिडरी की बात इसने नहीं करी। अब हम पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन में लास्ट तक क्या लिखा हुआ है। लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज नेट ऑफ टू सब्सिडरी, कह रहे जो ये 15 लाख रुपए है इसमें से ये दो सब्सिडरी ऑलरेडी माइनस हो चुकी हैं, मतलब ऑलरेडी इसको हम लेस कर चुके हैं। कौन सी लेस करनी चाहिए थी? ये लेस करनी चाहिए थी, ये हमने सही करा है। ये लेस नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि ये एनजीओ की सब्सिडरी है, इसको हम ऐड बैक करेंगे। जो गलत काम हमने गलत लेस कर दिया है उसको हम ऐड बैक करेंगे, तो इसको हम ऐड बैक करेंगे और लॉजिक बताएंगे कि हमने ऐड बैक क्यों करा है। उसके बाद एमसीडी टैक्स ये ऐड होगा, पैकिंग मटेरियल ऐड होगा, तो प्लस प्लस प्लस, और उसके बाद लेट फीस पेड बाय रेसिपेंट फॉर डिले पेमेंट। ठीक है जी, कोई बात नहीं। रेसिपेंट एग्री टू पे 6,000 ओनली। इस बार क्वेश्चन ने आपको बता दिया है कि वो 6,000 रुपए ही देगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं देना चाहता। इसका मतलब हम मान लेंगे कि जो ये 6,000 रुपए हैं इसमें जीएसटी इंक्लूड है, और जीएसटी इंक्लूड है तो इसको जीएसटी एक्सक्लूसिव करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा इसको, और जो हमारा अमाउंट आएगा वो आएगा 5085। इस बार हम लेट फीस जो ऐड करेंगे वो 6,000 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि उसने बता दिया हमें कि रेसिपेंट 6,000 रुपए देने को तैयार है, वो जीएसटी देने को अलग से तैयार नहीं है। इसका मतलब 6,000 रुपए में जीएसटी एडेड है, जीएसटी एडेड है। और हमने कसम खा रखी थी अभी, हमने कसम खाई थी कि हम किसी भी हालत में जीएसटी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐड नहीं करने देंगे। तो उस कसम को हम पूरा कर रहे हैं, इसमें से जीएसटी को हटाने के लिए हमने इसको एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी बना दिया है। इसको हमने इस तरह से ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से अपना क्वेश्चन करना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 150085, ये इसका आंसर आएगा। तो ध्यान रखना है आपको कि ये आपको ऐड बैक करना है, ये आपको ऐड बैक नहीं करना क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया इसने, यहाँ ऑलरेडी ये आपका प्राइस में से लेस हो रखी है। ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रख के आपको अपने आंसर को करना है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन, उसमें एक पॉइंट अच्छा है जो मुझे आपको समझाना है। थोड़ा सा आपको एक बारीकी बताता हूँ, बारीकी। प्राइस दिया हुआ है इसका मशीन का एक्सक्लूडिंग टैक्स एंड अदर चार्ज, मतलब ऐड और लेस नहीं कर रखा, टैक्स और अदर चार्ज। मेंशन इन 2 एंड 3, 2 एंड 3, 2 एंड 3 को हमने ऐड नहीं कर रखा, मतलब इसको हम अलग से ऐड करेंगे। क्या बोला मैंने? इसको हम अलग से ऐड करेंगे और इसको भी ऐड करेंगे। और सब्सिडरी गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट के बारे में इसने कुछ बोला है? इसके बारे में इसने कुछ नहीं बोला। प्राइस ऑफ मशीनरी इज नेट ऑफ सब्सिडरी, मतलब जो प्राइस है इसमें ये सब्सिडरी ऑलरेडी लेस है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 2% निकालेंगे, ये निकालेंगे 25,000 का। ध्यान रखना इसने एग्जाम में दिया हुआ है कि 2% निकालना है पॉइंट नंबर 1 का, तो 2% निकालने के लिए हम 25,000 का यूज करेंगे। ये एग्जाम थोड़ा सा ये सिंपल क्वेश्चन है। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 11।
यहां कुछ समझते हैं, कुछ एक बहुत ही डीप पॉइंट है इस क्वेश्चन में जो एग्जामिनर आपके साथ यूज कर रहा है। श्री कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड सप्लायर है जिसने इन्फॉर्मेशन सप्लाई के लिए प्राइस ऑफ गुड्स एक्सक्लूडिंग टैक्स एंड अदर चार्जेस मेंशन इन नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 को इसने छोड़ दिया। ध्यान करना सर मेरी बात, 4 को इसने छोड़ दिया। कह रहे जी प्राइस में सब कुछ एक्सक्लूड है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4, 5। आप एग्जाम में सोच के आ जाओगे कि सर ये नंबर 4 भी कवर है। इसने जानबूझ के, बड़ी ही कलाकारी से जानबूझ के यहाँ पे क्या है, चालाक। मैंने बोला था ना आपको एग्जामिनर के पास ज्यादा चीज चेक करने के लिए नहीं है आपको, तो एग्जामिनर अलग अलग तरह के पैतरे अपना रहे हैं। वो 4 नंबर को एक्सक्लूड नहीं कर रहा, इसको एक्सक्लूड कर रहा है, इसको एक्सक्लूड कर रहा है, इसको एक्सक्लूड कर रहा है, और इसको एक्सक्लूड कर रहा है, इसको एक्सक्लूड नहीं कर रहा। ये बात इसने यहां पे लिख दी बाद में नोट पे। क्या लिखा? प्राइस इज गुड्स इज नेट ऑफ सब्सिडरी, यानी कि इसके अंदर ऑलरेडी सब्सिडरी लेस हो रखी है। तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। किसी भी पॉइंट पे आप गलती कर सकते हो और आपका सारा कंसेप्ट जो आपने इतनी मेहनत से पढ़ा हुआ है वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक है ये, इट इज जस्ट मैथमेटिक्स, इट इज, यहाँ कंसेप्ट से कोई मतलब लेना देना नहीं है। तो प्राइस हम लेंगे, ठीक है जी। इंस्पेक्शन चार्ज हम ऐड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ऐड नहीं हो रखा, ये हम ऐड करेंगे। सब्सिडरी जो कि राम ट्रस्ट की है और जो कि ऑलरेडी नेट ऑफ हो रखी है, तो इसको हम ऐड बैक करेंगे। क्या करेंगे जी? ऐड बैक करेंगे इसको। फिर उसके बाद लेट फीस जो है, अब सुनते हैं लेट फीस की कहानी। कह रहे हैं लेट फीस डिले पेमेंट पे इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। बिल्कुल ठीक है जी, इसको निकाल लेंगे हम। 1000 डिवाइडेड बाई 118 इंटू 100, ये हमारा आ जाएगा एक्सक्लूसिव जीएसटी। दीज चार्जेस आर अल्टीमेटली वेव्ड बाय श्री कृष्णा। यहाँ पे एक एक थोड़ा सा कैच ये है कि यहाँ पे जो ये लेट फीस है, ये रिफंड करने का या वेव करने का वादा सप्लायर ने कर दिया। इसका मतलब सप्लायर की पॉकेट में ये नहीं जाएगा। याद करो मेरा ये वाला पॉइंट, सप्लायर की पॉकेट में अगर कोई चीज वेव कर दी है तो सप्लायर की पॉकेट में वो चीज नहीं जाएगी। तो क्या ऐड होगी सर? वो फिर ऐड नहीं होगी, तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे। बट इसका रीजन या नोट देके आएंगे कि इसको हमने ऐड क्यों नहीं करा, क्योंकि इसको हम एक नोट से लिख के आएंगे कि इसको हमने ऐड नहीं करा क्योंकि ये ऐड इसलिए नहीं होगा कि ये सप्लायर की चार्ज नहीं करा, सप्लायर ने इसको वेव कर दिया है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में, आपको वेव करी हुई चीजों को ऐड नहीं करना। उसके बाद ये है आपका सर्च चार्जेस पेड बाय श्री बालाराम टू राधे प्राइवेट ऑन बिहाफ ऑफ श्री कृष्णा, मतलब कोई पेमेंट सप्लायर के बिहाफ पे रेसिपिएंट ने करी है, इसको हम ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 169। तो क्या क्या ऐड होगा जी? ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, ये ऐड बैक होगा क्योंकि सब्सिडरी ऑलरेडी लेस कर रखी है, और इसको हम कर देंगे इग्नोर, और ये ऐड होगा। ये आंसर आपका आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, बस इसमें ये वाला पॉइंट नंबर 5 इंपॉर्टेंट था। जो हमने वेव किया है वो पॉकेट में नहीं जाएगा, पॉकेट में नहीं जाएगा तो उसको हम वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे। आप हम कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस जो हमारे आईसीए के मॉड्यूल आए हुए हैं। आईसीए में मई 2019 अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। मैसेज अपना बैंक लिमिटेड शेड्यूल अ कमर्शियल बैंक हैज फर्निश फॉलोइंग डिटेल्स। वैल्यू करोड़ में है तो आपको करोड़ में देखनी है, और जो ये वैल्यू है ये जीएसटी एक्सक्लूड करके है। एक एक बात आप ध्यान रखना, अगर यहाँ पे लिखा होता इंक्लूसिव जीएसटी तो सबके जीएसटी आप अलग अलग करते और जीएसटी से हटा के उसको जीएसटी एक्सक्लूसिव बनाते। पहले कह रहा है जी एक्सटेंडेड हाउसिंग लोन टू कस्टमर, सर इसको ऐड कर दो। बिल्कुल गलत। आप याद करो मेरी क्लास को, एक बार याद करो, दोबारा से रिवाइज करते हैं। एक्सक्लूड होगा जीएसटी,
नॉट सप्लाई, एग्जम्प्ट सप्लाई और डिस्काउंट, ये आपका एक्सक्लूड होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने कहा जी मैंने हाउसिंग लोन दिया है, मतलब मैंने मनी दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, मनी क्या सेक्शन 7 में सप्लाई होता है? इट इज नॉट सप्लाई। मनी देना सप्लाई नहीं होता, मनी के ऊपर यूज, इंटरेस्ट या मनी का कन्वर्जन, कमीशन, उस पे सप्लाई होता है। बट मनी देना, हाउस लोन देना सप्लाई नहीं है, मनी देना सप्लाई के बाहर से है। तो इसको हम लिख के आएंगे नोट में, नोट नंबर 1, और लिख के आएंगे जी इसको हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि मनी गिवन, मनी इज नॉट गुड्स और सर्विसेज एज पर सेक्शन 7 एंड इट इज नॉट सप्लाई, इट शैल नॉट बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई। इस तरह का आंसर आप करके आएंगे। ध्यान से पढ़ना है आपको, सप्लाई अगर कुछ नहीं है उसको ऐड करके मत आ जाना। बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको एग्जाम में, बड़े ही ठंडे दिमाग से। प्रोसेसिंग फीस कलेक्टेड फ्रॉम हिज कस्टमर ऑन सैंक्शन ऑफ लोन, यस सर ये ऐड होगा। कमीशन कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर ऑन बैंक गारंटी, सर यस ये भी ऐड होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ऐड होगा। उसके बाद इंटरेस्ट इनकम ऑन क्रेडिट कार्ड, सर इंटरेस्ट इनकम तो एग्जम्प्ट होती है, हमें याद आ रहा है, पर क्रेडिट कार्ड की इनकम एग्जम्प्ट नहीं होती। ये हम पढ़ेंगे आगे एग्जम्पशन वाले चैप्टर में। तो क्रेडिट कार्ड की एग्जम्पशन नहीं होती, तो इसको हम ऐड करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव ऑन हाउसिंग लोन, ये हमारी एग्जम्प्ट होती है, इसका हम नोट देके आएंगे कि इंटरेस्ट रिसीव ऑन हाउसिंग इनकम इज एग्जम्प्ट इनकम, हेंस शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसके बाद मिनिमम बैलेंस ऑन सेविंग अकाउंट, ये भी हमारा सप्लाई का पार्ट है, ये हम ऐड करेंगे। तो ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, इसका नोट देंगे, और हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 91 करोड़। ये हमारा आंसर आएगा और निकाल के आ जाएंगे। क्या इसने हमारे से पूछा है? ओनली टैक्स पूछा है, टैक्स निकालने की बात नहीं पूछी। गिव रीजन, रीजन पूछा है इसने हर किसी का। तो सर इसका भी रीजन देके आएंगे, इसका भी रीजन देके आएंगे, बोलेंगे जी ये एग्जाम्प्ट नहीं है, इसका भी रीजन देके आएंगे ये एग्जाम्प्ट नहीं है, वैल्यू में ऐड होगा, इसका भी रीजन देंगे, और इसका भी, सबका हम रीजन देके आएंगे प्रॉपर कि सर हमने इसको ऐड क्यों करा है। तो विदाउट रीजन दोगे तो आपका ये क्वेश्चन 6 नंबर का है ना, तो आपको 4 नंबर मिलेंगे मुश्किल से। रीजन के साथ देके आओगे तो पूरे 6 में से 6 मिलेंगे। ध्यान रखना इस बात को। सही आंसर, एक और अच्छा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा है, ये आपका है नवंबर 2018 का एग्जाम है। क्या क्वेश्चन है? मैसेज अचिंत्य, a registered supplier in Kochi has provided following detail for intra supply, यह लगेगा CGST SGST फॉर मंथ ऑफ मार्च। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है लिस्ट प्राइस ऑफ गुड सप्लाई इंट्रा सप्लाई एक्सक्लूसिव ऑफ बिलो, ओहो, बिलो 1 to, यानी कि यहां से लेके और यहां तक क्या है, ये एक्सक्लूड है। एक्सक्लूड का मतलब ना तो एडेड है, ना एडेड है, ना डिडक्टेड है। काम आ रहा है आपको हमारा फॉर्मूला? ध्यान रखना, इसने बोला है 1 to 2, 1 to 2, यानी कि सारे के सारे ऐड भी नहीं हुए और लेस भी नहीं हुए, यानी कि ऐड भी करने हैं और लेस भी करने हैं। क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं एक बार ताकि और क्लैरिटी हो जाए। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी, जीएसटी लायबिलिटी भी कैलकुलेट करनी है इस मंथ के लिए। ये हमारे को रेट उसने दिया हुआ है और कह रहा है अमाउंट जो है वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ये इसने हमें नोट ऑलरेडी दे दिया है कि जितनी फिगर दी हुई है ये जीएसटी को एक्सक्लूड करके है। एक एक पॉइंट आपको एग्जाम में पढ़ना है क्वेश्चन का, तभी आपको आंसर देना है। अब हम कह रहे हैं जी ये सब इंक्लूड नहीं है और एडेड भी नहीं है, एडेड भी नहीं है और लेस भी नहीं है, इसका मतलब ये तो हो गया प्राइस, ये हम ऐड करेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है स्वच्छ भारत सेस, स्वच्छ भारत सेस, आप बोलोगे सर ये तो ऐड नहीं होगा, आपने हमें लिखवाया था, हमें याद आ रहा है आपने हमें लिखवाया था, याद करो मैंने लिखवाया था जीएसटी, जीएसटी सेस और इनकम टैक्स सेस। क्या ये स्वच्छ भारत सेस
बताओ क्या ये स्वच्छ भारत सेस, ये स्वच्छ भारत सेस, क्या ये जीएसटी का सेस है, क्या ये इनकम टैक्स का सेस है? ये ऐड होगा क्योंकि ये ना तो जीएसटी का सेस है ना ये इनकम टैक्स का सेस है जो कि सर्कुलर आया हुआ है। इसको हम ऐड करेंगे, ये हमारा ऐड होगा। तो ध्यान रखना, सेस पढ़ते ही अपना अंदाजा मत लगा देना, बड़े ध्यान से एग्जाम में पढ़ना है। उसके बाद पैकिंग चार्जेस सेपरेटली चार्ज इन इनवॉइस, यस ये ऐड होंगे, सिंपल। इसका रीजन देके आओगे आप, सेक्शन 15(2), सेक्शन 15(2), इसका रीजन देके आओगे। उसके बाद डिस्काउंट है लिस्ट प्राइस पे। तो लिस्ट प्राइस क्या है जी हमारा, ये काम मैं कर रहा हूं रफ में भी, ये मेरा लिस्ट प्राइस है, इस पे डिस्काउंट में लेस कर दूंगा। ये रफ में काम कर रहा हूं मैं। तो डिस्काउंट लेस होता है हमारा सेक्शन 15(3) के अंदर। उसके बाद सब्सिडरी मिली है स्टेट गवर्नमेंट से वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडरी को हम, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी की सब्सिडरी को हम लेस नहीं कर सकते। ये ऑलरेडी लेस नहीं हो रखी, तो हम इसको यहाँ पे लेस करेंगे। तो क्या लेस करेंगे, 5,000 रुपए हम माइनस में कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी ये लेस नहीं हो रखी। तो ये सिंपल सिंपल आंसर हो गया हमारा, ये सही है हमारा, ये सही है, ये सही है, ये सही है और ये सही है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 34,03,45,000, ये आंसर आएगा हमारा। उसके बाद इसने बोला जी आप जीएसटी, क्या कह रहा है, जीएसटी लायबिलिटी निकाल के दिखाओ, वो भी ग्रॉस लायबिलिटी। तो हम बोलेंगे हमारा सीजीएसटी, सीजीएसटी आउटपुट ये रहेगा 31,050। फिर आप बोलोगे एसजीएसटी आउटपुट 31,050। अब बच्चे क्या है कि यहां तक छोड़ देंगे अपना आंसर, वो बोलेंगे हमने सीजीएसटी निकाल के दे दिया, एसजीएसटी निकाल के दे दिया, इसका टोटल भी लगा के दोगे आप, टोटल 62,100, ये आपका आएगा ग्रॉस लायबिलिटी। सर आप बोलोगे ये टोटल निकालना जरूरी, इसका आधा नंबर होगा बेटा। ये टोटल अगर आपने निकाल के नहीं दिया, आपने सिंपल सीजीएसटी एसजीएसटी निकाल के दे दिया, टोटल करके नहीं दिया आपने, एग्जामिनर आपका आधा नंबर बिना मतलब के काट लेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ना है, जो क्वेश्चन पूछा है उसको बड़े ध्यान से पढ़ के उसको अटेम्प्ट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो आपको समझ में आ रहे हैं। दोस्तों ये हमारे क्वेश्चंस थे पास्ट एग्जामिनेशन के, जो बहुत सिंपल हैं। बाकी एग्जाम में क्वेश्चन जो आए हुए हैं मैंने ऑलरेडी अपने बुक में कवर कर दिए हैं और हमने डिस्कस भी कर लिए हैं मे के क्वेश्चन, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लो बुक से। बाकी मैं आपको बोलना चाहता हूँ क्वेश्चन बहुत सिंपल है इसके, थोड़ा सा आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है एग्जाम में। आपको मैथमेटिक्स को नहीं भूलनी, एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्या है, इंक्लूसिव क्या है, और जीएसटी डिस्काउंट कैसे निकालना है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। कुछ बातें मैं आपको कह रहा था मैं आपसे और करूंगा जो हमारी क्लास से बात रहेगी। जैसे पता होगा विकास शर्मा जी ने और मैंने ये क्लास शुरू करी, और हम जो आपको क्लास दे रहे होते हैं ना, हमारे सामने कोई स्टूडेंट नहीं बैठा होता। हमारी मजबूरी क्या है कि हमारे सामने ह्यूमन इमोशन नहीं होते, हमें सिर्फ कैमरे के सामने रिकॉर्ड करनी है क्लास। तो कई बार बोलने में, कई बार कुछ गलतियां हो जाती है हमारे से बोलने में, शेड्यूल 1 की जगह 2 बोला गया या 2 की जगह 3 बोला गया। उस चीज को आप लिटरल सेंस में मत लेना, उसको रीजनेबल सेंस में लेना। तो लिटरल सेंस में चीजों को लेना, कई बार होता है कि हम कुछ गलत वर्ड गलती से स्लिप ऑफ टंग हो जाता है क्योंकि हम कैमरे के सामने रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो उसको आप इग्नोर कर देना। जहां जहां को थोड़ी भी कंफ्यूजन होती है आप टेलीग्राम पे वो क्वेरी रेज कर सकते हैं, उसका आंसर प्रॉपर हम करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होंगी और जल्दी से जल्दी हम कोर्स को खत्म कराएंगे। 2-4 दिन का डिले चल रहा है हमारे कोर्स में, हमारी स्पीड क्वालिटी की वजह से थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि हम क्वेश्चन भी करा रहे हैं आपको, क्योंकि पहले क्वेश्चन का कराने का प्रॉमिस नहीं किया था, बट बच्चों की क्वेरी आई कि सर आप क्वेश्चन जरूर कराओ, आप क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है। क्वेश्चन के चक्कर में कुछ टाइम और लग रहा है हमारे को अपनी प्रिपरेशन करने में, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना आप। बट हमारा वादा है कि हम जल्दी से जल्दी कोर्स आपका खत्म कराएंगे, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आए, ये हमारी विश है। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम वेट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर करेंगे अच्छे से। प्लीज अच्छे से रिवाइज करो, कोई डाउट है तो जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच, बाय।